हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एग्जामिनेशन के लिए इकोनॉमी का फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें कि आज हम इकोनॉमी का पिलर 1D1 मुरनाल सर द्वारा जो प्रोवाइडेड किया हुआ हैंड आउट है उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेट्रा को हम देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर तक में हम पिलर 1A1, 1A2 वगैरह सब कुछ हम देख चुके हैं टिल पिलर 1C3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने मनी, बिटकॉइन, बार्टर, क्रिप्टो करेंसी, सेंसेक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ देख लिया। आप हमारे पिछले लेक्चर्स को जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया उस सब के लिए। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और लास्ट तक वीडियो प्लीज़ देखिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होता है, जिसको कि हम साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर फॉर मोर अपडेट्स वगैरह उस पर आती रहती है। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरा, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC का स्थापना कब हुआ, जनरल इंश्योरेंस जो भी हम व्हीकल्स का इंश्योरेंस लेते हैं उन सब को बारे में हम देखने वाले हैं। आयुष्मान भारत जो योजना है सरकार की वो सब देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये वाला जो हैंड आउट है ना अपना, ये फैक्ट बेस्ड होने वाला है आपको, ठीक है। फैक्ट बेस्ड हैंड आउट होने वाला है, जिसमें आपके बहुत सारे फैक्ट होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेनली जो अपना यूपीएससी है वो समझो इंश्योरेंस वगैरह से ना मुश्किल से पूछता है, समझो गवर्नमेंट स्कीम्स सब के बारे में, ठीक है। जो भी हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ अपडेट आया हुआ होता है या न्यूज़ में होता है, नॉर्मली उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको ज़्यादा ऐसा लोड नहीं लेना है, बस आप देखते जाइए कि इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत मज़ा भी आएगा आपको देखने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से दो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। जैसे हमने देखा था ना बैंक वाले में, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है कौन जो पैसा देता है और एक होता है जो पैसा लेता है, पेई ना। वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, एक तो इंश्योरर या जिसको हम कहते हैं जो आपको प्रीमियम मतलब बेचेगा, जो आपको पॉलिसी बेचेगा, जिसको हम अंडरराइटर भी कहते हैं, एग्जांपल के लिए LIC। दूसरा इंश्योर्ड, यानी कि जो भी क्लाइंट है जो परचेस करता है, जैसे कि हम और आप जैसे लोग हो गए, वो हो गए इंश्योर्ड, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी में ये दो टर्म आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 6,000-7,000 रुपये साल के आप प्रीमियम पे करते हो। अगर तो हमारे आप में से कोई ऐसा डेथ जिसकी हो जाती है, तो उस पर क्या होता है कि इंश्योरर को, जिसने भी इंश्योरेंस ले रखा है, उसको क्या मिलेगा, उसको एक अमाउंट मिलेगा। मान के चलो 1 करोड़ रुपए का था आपका, ठीक है, तो वो 1 करोड़ रुपए आपको वो अमाउंट मिलेगा। इसमें आप सोचोगे कि भाई 6,000-7,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए का जो अमाउंट मिल रहा है, तो इससे तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान नहीं है। तो नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। जितने भी क्लाइंट ने परचेस कर रखा है, क्या सबके सब थोड़ा ना मरने वाले हैं, कुछ ही लोग होंगे जो मरेंगे। तो ओवरऑल देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट में ही रहती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि उनको वो वापस करना है ना, कि अगर तो कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें डेथ हो जाए, तो उनको पैसा वापस देना है जिसने भी परचेज कर रखा है। तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में? क्लाइंट के बीच में और अंडरराइटर या इंश्योरर के बीच में, ठीक। तो इसके कुछ 4-5 मेन पॉइंट हैं। एक तरह का ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस। एक तरह का सोशल डिवाइस भी है। सोशल डिवाइस का मतलब क्या है कि सोचो किसी के पापा या किसी के कुछ ऐसे डेथ हो जाती है, तो उनको ये जो अमाउंट देते हैं, ऑफकोर्स उसका प्रीमियम पहले दिया गया होगा, लेकिन वो सोचो एक तरह से उनके जो परिवार है, जिसके फैमिली में कोई फादर की डेथ हो गई है, उसके परिवार के लिए ये सोशली एक ना अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, ताकि वो कुछ सालों के लिए कम से कम पैसे की उनको कमी ना रहे। लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये अगेंस्ट इवेंचुअलिटी ऑफ डेथ या डैमेज के लिए मिलती है इंश्योरेंस। डेथ के लिए देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस होती है, या नॉर्मली बाकी टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं उसके लिए जनरल इंश्योरेंस हम कहते हैं, ठीक है। दो पार्टीज़ इंश्योर्ड हो गई या फिर और इंश्योरर हो गई। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, मतलब आपको वन लाइनर है, कुछ आपको याद रखना है। एक है उबरीमा फाइट्स। इसका मतलब ये होता है कि गुड फेथ हाइड नथिंग, यानी कि अगर आपको पहले से कुछ बीमारी है तो बता दीजिए,
उसको छुपाइए मत, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि वो पहले से बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर सोचो किसी को कुछ ऐसे कैंसर या कुछ हो रखा है और वो बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले को, तो उनका प्रीमियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 6,000 की जगह मान के चलो 20,000 हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वो बताते नहीं हैं। तो बताते नहीं हैं तो बाद में पकड़े जाते हैं, तो फिर उनको वो भी अमाउंट नहीं मिल पाता जो उनको मिलता। दूसरा टर्म है इंडेमनिटी। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ रियल लॉस का ही आपको पैसा मिलेगा, ना कि इमेजिनरी लॉस का। यानी कि अगर तो समझो आपने बाइक इंश्योरेंस करवा रखी थी, मतलब बाइक का एक्सीडेंट वगैरह का, तो बाइक के एक्सीडेंट होने पे जो बाइक को नुकसान हुआ उसका आपको डैमेज का मतलब पैसा मिलेगा। इमेजिनरी का मतलब ये होता है, मान के चलो कि आपने मतलब इंश्योरेंस ये सोच के लोगे कि मेरे बाइक से जो मैं जा रहा था एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम था समझो कैट का एग्ज़ाम, मैं उसको पास कर लेता, मेरी 5 लाख रुपए की नौकरी लग जाती, तो अब तो मेरे को वो 5 लाख रुपए भी चाहिए जितने की मेरे को नौकरी लगती। तो वो क्या हो गया, इमेजिनरी लॉस हो गया कि मतलब इसकी वजह से ऐसा हो जाता करके, तो वो कवर नहीं होता है इंश्योरेंस में, सिर्फ और सिर्फ रियल लॉस ही कवर होता है। अगला टर्म है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि जो इंश्योरर होता है वही सिर्फ जो है पैसा कवर कर सकता है, यानी कि बाकी कोई और जो है ना, मतलब बाकी कोई और नहीं, वो हो गया आपका कॉजा प्रोक्सिमा, ठीक है। और सब्रोगेशन जो होता है, सब्रोगेशन ये होता है कि मान के चलो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले ने तो आपको पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले को ये पता चला, ये हम एग्जांपल लेते हैं किसी फैक्ट्री का, फैक्ट्री में आग लग गई, इस वजह से फैक्ट्री ओनर ने जो है इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस वाले ने उसको पैसा दे दिया। लेकिन जब इंश्योरेंस वाले को ये पता चला, इंश्योरेंस कंपनी वाले को, कि ये जो आग लगी थी ये समझो लो क्वालिटी ऑफ वायर की वजह से लगी थी, ठीक है, तो जो वायर वाली कंपनी थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस पर केस कर सकती है कि आपने जो है वायर इस क्वालिटी का बनाया है, इसकी वजह से आग लगी है, तो आप हमको हर्जाना दीजिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं सब्रोगेशन। इंश्योरर भी रिकवर कर सकता है नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी से। कॉजा प्रोक्सिमा मैंने बता दिया, डायरेक्ट लॉस जिसका हुआ है उसी का ही आदमी जो है वो इंश्योरेंस का क्लेम कर सकता है, बाकी कोई और नहीं क्लेम कर सकता है। उसके बाद होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कुछ समझो मतलब ऐसा कि के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, आप इंश्योरेंस उस चीज़ का लोगे जो मतलब कुछ ऐसा बुरा ना हो, ना कि कुछ अच्छा के लिए, समझो। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस जो हम लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं कि जो ख़राब चीज़ है वो ना हो, मतलब कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं हम, ना कि इस वजह से लेते हैं कि मैं मतलब ऐसा इसका एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और आईएएस नहीं बन पाया तो उसका मुझको आप कवर दो इंश्योरेंस का, नहीं। तो ये तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चीज़ में हो गया कि आप ऐसा करने जा रहे थे। इंश्योरेंस हरदम खराब चीज़ के लिए ही दिया जाता है, समझो। जब आपका जो स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस से जो आपका स्टेटस खराब होगा, इंश्योरेंस उस चीज़ के लिए होता है, ठीक। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये आपको टर्म्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, बस, ठीक। अब हम समझते थोड़ा हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है, उससे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, रिफंड फॉर इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, ऑटो रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी, या एडमिनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा? अभी हमने देखा ये रहा सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? तो इसमें अपना बी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ना, रिफंड फॉर इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की समझते हैं इंडिया में। तो यार देखो, इंश्योरेंस का आप ना बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री में देखोगे कि 80s में थी, 90s में थी। सिंपल शब्दों में आपको इतना ध्यान रखना है, पहले तो रीज़न, जैसे हमने बैंकिंग सेक्टर वाले में देखा था, क्यों नेशनलिज्म हुआ, नेपोटिज्म, स्कैम्स, गरीब लोगों को इंश्योरेंस ना देना, इस वजह से सरकार ने क्या किया, 50s में नेशनलाइज किया लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को। क्या याद रखना है आपको, 50s में। फिर 1972 में सरकार ने फिर से नेशनलाइज किया जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग होती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अलग है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है, समझो आपका क्रॉप्स के लिए या व्हीकल की इंश्योरेंस हो गई, बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो गई, उसके लिए हो गया जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि डेथ इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर में एम नरसिम्हम कमेटी मतलब बहुत ज़्यादा उसका योगदान था, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है मल्होत्रा कमेटी, जो कि अर्ली 90s में बनी थी। इन्होंने 2 रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। कौन कौन से? पहला ये कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी भी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को भी आपको मतलब इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बनाना होगा। दूसरा,
रेगुलेटर एक बनाना होगा इंश्योरेंस के लिए, जैसे कि अभी कौन है, IRDAI, ठीक है, रेगुलेटर को सेटअप। तो 2 रिफॉर्म लिए गए थे, तो दोनों रिफॉर्म ऐसा हो गया, पालन किया गया ना। प्राइवेट सेक्टर भी है इंश्योरेंस में और रेगुलेटर भी आ गया IRDAI, ठीक। तो रीज़न भी आपको पता चल जाना चाहिए। उसके अलावा 50s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, बस। बैंक में नरसिम्हम इंपॉर्टेंट है और इसमें मल्होत्रा कमेटी इंपॉर्टेंट है। क्या इन पे जो है CRR SLR जैसे बैंक्स पे लगता है वैसे इन पे भी लगता है? हाँ भाई, कुछ लगता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स कुछ होती हैं जो कुछ अमाउंट इनको भी रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बैंक्स में था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कुछ पैसा जो है कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता था। क्या इसमें भी? हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा होता है। रूरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन नॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं इतना हमको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। जैसे बैंक ब्रांचेस से जो है बैंक के होते हैं, वैसे इंश्योरेंस के भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कि आपको घर घर जाके भी इंश्योरेंस को बेचते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, इंश्योरेंस से यूजुअली जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम टाइप्स में समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स को समझते हैं। देखो, मान के चलो आप जो है प्रीमियम दे रहे हो 5,000 रुपये का, किस चीज़ के लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए, कि अगर बाई चांस मतलब डेथ हो गया तो आपको परिवार को 5 करोड़ रुपए मिलेगा। आप तो चले ही जाओगे ना, 5 करोड़ रुपए फैमिली को मिलेगा। लेकिन क्या हो कि लेने वाला जो है वो ना, मतलब मरे ना वो, ठीक है। तो क्या उसको पैसा वापस करेगी कंपनी जिसने मतलब ले रखा है? क्या वो उसको पैसा वापस किया जाएगा? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ किस केस में? अगर तो उन्होंने होल लाइफ या इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है। नो इस केस में कि अगर उन्होंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है। इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप होल लाइफ वाला लेते हो तो इसका प्रीमियम समझो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टर्म लाइफ वाला थोड़ा सा प्रीमियम कम होगा कि 500 या 1,000 रुपये ही साल के, ऐसा कुछ करके। इसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है, यानी कि 25 साल या 30 साल, इतने टाइम के बाद आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा प्रीमियम का वाला, साथ में 1-2% का आपको इंटरेस्ट रेट भी उस पर वापस मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है होल लाइफ या एंडोमेंट पॉलिसी। अब सोचो उतने दिन के लिए ये जो है, मतलब इसमें समझो कम से कम ऐसा वाला होता है, ये 35,000 से लेकर लाख रुपए कुछ इस तरीके वाला होता है। इतने दिन में तो ये जो है बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट और इन सब में लगा के बना लेंगे, ठीक है। तो इनको भी कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है ये समझो आप। उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 1884 में पहले लाया गया था। ये पहले जो पंचायती के एम्प्लॉयज़ थे, पहले सरकारी एम्प्लॉयज़ सबको दिया जाता था ये शुरू में। उसके बाद क्या है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आया 1995 में, ठीक है। ये इसमें विलेजर्स को कवर किया गया, विलेजर्स को कवर करने का था इसमें कि अब मतलब गाँव का जो लोग हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस जो है उनको कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। अब हम आते हैं LIC पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1956 में आई थी। हमने बैंकिंग सेक्टर वाले में भी देखा था। सबसे पहले इसको जो है नेशनलाइज किया गया लाइफ इंश्योरेंस को 1956 में, और ये एक स्टैच्यूटरी कंपनी है। स्टैच्यूटरी मतलब क्या मतलब, ये एक स्पेशल एक्ट के द्वारा लाया गया, सेटअप बाय स्पेशल एक्ट, ठीक है। अब LIC के बारे में बस इतना ज़्यादा हिस्ट्री में बस इतना ही समझना है आपको। LIC 1956 में आया और ये एक स्टैच्यूटरी कंपनी है। आगे हम चलते हैं। एक ये पॉलिसी देखो, LIC की आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी फॉर BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए लाई गई थी, जिसमें कि डेथ पे 30,000 रुपये मिलेंगे, डिसेबिलिटी होने पे इतने रुपए मिलेंगे देखो, ठीक है। और चाइल्ड के स्कॉलरशिप के लिए भी 1,200 रुपये पर ईयर मिलेंगे। प्रीमियम जो है कितने रुपए पे करना है, यूनियन गवर्नमेंट भी इसमें 100 रुपये का हिस्सा देगी और बेनिफिशियरी जो है वो भी 100 रुपये देगा, मतलब टोटल 200 रुपये का प्रीमियम। आप देखोगे गाइस, इंश्योरेंस वाले में ना जो प्रीमियम होता है मोस्टली बहुत टाइम पे, मतलब बहुत बार ऐसा देखोगे कि जिसमें कि जो गवर्नमेंट है कुछ हिस्सा वो प्रीमियम देती है और कुछ हिस्सा जो लेने वाला व्यक्ति होता है वो प्रीमियम देता है। तो प्रीमियम बहुत कम ही हो जाता है जो भी सरकार की योजना है उसमें। अगर हम देखें तो 2020 में LIC का भी जिस इन्वेस्टमेंट किया गया था ना, LIC का कुछ शेयर गवर्नमेंट ने बेच दिया था, ठीक है, 5%, क्योंकि गवर्नमेंट 100% ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है तो 5% गवर्नमेंट ने बेच दिया था। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री के जो स्कीम्स है लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसको हम समझ लेते हैं। मेनली 2 हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अब हम देखो स्कीम्स पे पहुंच गए। कौन कौन करवा सकता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करें? 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक अकाउंट हो,
LIC सबसे आप परचेज कर सकते हो इसको। प्रीमियम 436 रुपये पर पर्सन है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि डेथ इंश्योरेंस है, मरने पे आपको पैसा मिलेगा। उसके अलावा 1 ईयर का है ये, ठीक है, 1 ईयर का, यानी कि 436 रुपये आपको पर ईयर देना पड़ेगा, यानी कि ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया ना कि अभी हमने देखा था ना टर्म लाइफ इंश्योरेंस या दूसरे तरीका का जो था, इधर गया अपना ये देखो, ये रहा होल लाइफ एंडोमेंट, तो ये टर्म लाइफ है, टर्म इंश्योरेंस है, ये होल लाइफ वाला नहीं है। उसके अलावा किसी भी तरह के डेथ पे 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, 436 रुपये पर पर्सन, 2 लाख रुपए वापसी मिलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 18 से 70 साल वाला कोई भी व्यक्ति करवा सकता है इसको, ठीक। 20 रुपये बस, सोचो 20 रुपये पर पर्सन साल के देने हैं बस इसको। लेकिन इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सीडेंट के लिए आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। 1 ईयर टर्म एक्सीडेंट, यानी कि अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि हो सकता है कि एक्सीडेंट से जान चली जाए, तो आप ये वाला ले सकते हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या कितने रुपए मिलेंगे, अगर तो मतलब मर्डर हो जाता है या नेचुरल डिजास्टर, इन सब वजह से या किसी तरीके के एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें ये भी सिस्टम है कि अगर एक आंख या हाथ पैर कुछ चला गया तो 1 लाख, 2 ऑर्गन चला गया 2 से ज़्यादा तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि सुसाइड कर लिया या अल्कोहल रिलेटेड डेथ हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अब हमने लाइफ इंश्योरेंस समझ लिया क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा पॉलिसी होता है जो कि अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उसको हम जनरल इंश्योरेंस, यानी कि इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फायर, थेफ्ट, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस का भी कुछ ऐसा आपको टाइमलाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया था 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी नेशनलाइज कर लिया गया था। जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन फिर अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 में। फ़र्क क्या है 1972 और 21 वाले में, पहले कौन कौन से को नेशनलाइज किया गया, तो ये देखो, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ये सारे कंपनीज हुआ करती थी प्राइवेट, इनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। इसमें मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर है इसमें ये था कि मिनिमम 51% तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। फिर 2021 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। इसमें क्या था, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा सरकार की खुद की ही, इन्हीं जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनका, ठीक है। पहले क्या था 51% मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन अब क्या क्या ये रूल हटा दिया गया, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है ना 100% सेल कर सकती है, मतलब 100% बेच सकती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका, तो यार प्राइवेटाइजेशन से हेल्प क्या मिलता है, प्रोफेशनलिज्म आता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है ना, सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं सोच लो आप, उस हिसाब से ये फ़ायदा है। एंटी आर्ग्यूमेंट्स भी इसके बहुत सारे हैं जो कि मेंस के लिए अपने इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब हम कैजुअल वर्कर, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, इन सबको हम समझते हैं आगे करके। देखो सीजनल पहले आप समझ लो कि ऐसे सीजनल कुछ भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो कि जो पूरे साल भर के लिए ना हो, वो हो गया आपके जैसे ये होता है ना बारात वाले, कुछ करके आर्केस्ट्रा सब वाले, तो वो सीजनल होते हैं, ठीक है। कैजुअल वर्कर ऐसे होते हैं जो कि हफ्ते में मतलब जब चाहे तब जाओ काम पे, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, कैजुअल होते हैं वो। अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो कि सोचो मोची हो गया या कारपेंटर्स हो गए, कुली हो गए, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ESIC और EPFO में कौन कौन से कवर हैं ये उसकी लिस्ट है। अभी हम पहले देखेंगे ESIC को, EPFO को, फिर हम इसके बारे में समझेंगे। अच्छा, एक आपको ये ध्यान रखना है कि साल 2002 में ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी भी बनाई गई थी। ये सिंपल है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बनाई गई थी। देखो इंश्योरेंस कोई सा भी हो, एक फंडा आप समझ लो क्या, कि इंश्योरेंस लेने वाला वो क्या देगा, प्रीमियम देगा। किसको देगा, इंश्योरेंस देने वाले को, मतलब इंश्योरेंस जो मतलब करवा रहा है, इंश्योरर जो है ना, जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल LIC है, उसको बदले में जिस चीज़ का वो इंश्योरेंस होगा, अगर वो सच में हो जाता है तो उसको क्या मिलेगा, उसका पूरा अमाउंट उसको वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको फंडा है, समझना है। अब हम समझते हैं ESIC को, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को समझते हैं। क्या होता है इसमें ESIC में, ESI का आपने नाम सुना होगा ना, ESI है क्या नहीं है। वर्कर कुछ रुपए जमा करवाएगा प्लस बॉस कुछ रुपए जमा करवाएगा ESIC में। उसके बाद उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, वर्कर को बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह सब मिलता है। पैसा क्या करता है ESIC, पैसा वो इन्वेस्ट करता है बॉन्ड वगैरह में, शेयर्स में भी अब इन्वेस्ट करता है, ठीक है। कुछ पैसा उससे कमाता है और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वर्कर को, ठीक है। ESIC जो है सेटअप किया गया था अंडर लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। ये एक्ट लाया गया था 1948 में, और ESIC जो कॉर्पोरेशन बना वो 1952 में बना। कौन कौन एप्लीकेबल है, कोई भी नॉन सीजनल इस्टेब्लिशमेंट जिसके 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो वो एप्लीकेबल है, ठीक है।
10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वाले। नॉन सीजनल का मतलब वही अभी हमने देखा, नॉन सीजनल यानी कि फार्मर लेबर्स जो हो गए, जो सीजनल क्रॉप्स वगैरह में होते हैं, या अभी हमने देखा जो बैंड बाजा वाले होते हैं, जो बारात सबका सीज़न होता है उसमें, तो वो सब इसमें कवर नहीं होते, नॉन सीजनल कवर होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन सीजनल जो है वो कवर होते हैं, सीजनल वाले कवर नहीं होते हैं। या कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो कि हजार्डियस इंडस्ट्री में काम करते हो, 10 से कम वर्कर भी हो तो चलेगा। जैसे कि फायर क्रैकर या केमिकल फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है बंदा, जिसमें 10 से कम भी मजदूर हैं, उनको लिए भी कंपलसरी है ESIC में, मतलब ESIC। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन आदमी इसके लिए एलिजिबल है, जिसकी सैलरी 21,000 से कम हो। कितने हज़ार से? 21,000 से कम हो, उसके लिए ये। ठीक है। बात रही कि यार जो ऐसा जो नॉन हजार्डियस हो, या फिर ऐसा बताओ ना, उनके लिए क्या है या नहीं है ESIC? सबके लिए भाई, कोई भी कंपनी चाहे तो ये करवा सकती है ESIC का, लेकिन वॉलेंट्री है। ठीक है, बाकियों के लिए वॉलेंट्री है, 10 से ज़्यादा वालों के लिए कंपलसरी है, और उसके अलावा हजार्डियस इंडस्ट्री वालों के लिए कंपलसरी है, बाकियों के लिए वॉलेंट्री है। ठीक है। प्रीमियम कौन देता है? कुछ एम्प्लॉय देता है, बाकी कुछ एम्प्लॉयर देता है, जिसने एम्प्लॉय करवा रखा है। सीजनल वर्सेस टेम्पररी का हमने देखा। सीजनल इंडस्ट्री कौन कौन सी हो गई? फार्म लेबर हो गई, मैरिज वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, ये सब हो गए। ठीक है। टेम्पररी वर्कर जो नॉन सीजनल में होते हैं, मतलब जो समझो न्यूज़पेपर वाले हो गए आपके, जो कि हरदम काम करते हैं, या फिर बाकी जितने भी हो गए, ये सब एलिजिबल हैं ESIC के लिए। ठीक है। जो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ESIC वाले को बेनिफिट क्या मिलता है? मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा मंथली पेंशन भी मिलता है। अगर जो है वर्कर की मौत हो जाती है तो उसके फैमिली को मिलता है। कोविड के दौरान भी जो फैमिली के वर्कर मर गए थे जिनकी ESIC, उसको भी मिलता है। फिर सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है, अगर छुट्टी आप कर लेते हो, बुखार उखार है कुछ, तो आपको कुछ पार्शियल वेजेस भी आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद मंथ, अगर डिसेबिलिटी होगी किसी वजह से, तो मंथली का भी कुछ उसमें पेमेंट वगैरह मिलता रहता है उसमें। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट चला गया, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा थ्रू अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत। ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा अभी मैंने रिफॉर्म में बता दिया कि अब जो है ना ESIC में जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका 15% शेयर जो है वो शेयर मार्केट में भी वो लगाते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन आ गया, ये रहा 2012 का क्वेश्चन है। होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, द एम्प्लॉय ऑफ विच ऑफ द एबव कवरेज ऑफ ESIC का कवरेज किस किस को होता है, ये बताना है आपको। क्या होटल और रेस्टोरेंट को कवर होता है? हाँ भाई, देखो जिसका भी 10 से ज़्यादा है तो कवर हो सकता है। ठीक है। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर वाले का भी हो सकता है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन वाले को भी हो सकता है, यानी कि जी सबको, हर कोई कवर हो सकता है, चाहे वॉलंटियर हो या कंपलसरी हो। ठीक है। अब हम आते हैं जनरल हेल्थ इंश्योरेंस को हम समझते हैं आगे। फ्लोटर और इंडिविजुअल, इसमें फ़र्क क्या होता है? देखो, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को ही कवर कर रहा है। फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि पर्सन और उसकी फैमिली को भी कवर कर रहा है, जैसे कि PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो पूरी फैमिली को भी कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस के दो और टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स बेनिफिट, एक होता है इंडेमनिटी बेनिफिट। फिक्स बेनिफिट मतलब ये है कि सोचो आपका 50 लाख तक का वाला है इंश्योरेंस, तो अगर आपका मेडिकल बिल का खर्चा 10 लाख आया है फिर भी आपको 50 लाख मिलेगा, या मेडिकल बिल का खर्चा 60 लाख आया फिर भी आपको 50 लाख ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया? फिक्स बेनिफिट हो गया, यानी कि फिक्स पेमेंट आपको दिया जाएगा, आपकी बीमारी के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना आपका खर्चा आया है उतना आपको पैसा दिया जाएगा। अगर तो समझो आपका 5 लाख तक का आपका था ना अमाउंट, प्रीमियम मिलना वाला था आपको, तो अगर तो आपका खर्चा 2 लाख हुआ है तो सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका खर्चा 7 लाख हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है। ये हो गया इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जितना आता है उस हिसाब से। इसमें भी कैशलेस होता है। कैशलेस का मतलब ये होता है कि पेशेंट को सिंपली जाना है, इलाज करवाना है, बाकी सब जो है वो आपस में निपट लेंगे, इंश्योरेंस वाले और हॉस्पिटल वाले। नॉन कैशलेस में क्या मिलता है कि पहले आपको पैसा देना पड़ता है, फिर बाद में 1-2 महीने के बाद जब आप कुछ क्लेम करोगे उसका तो आपको पैसा वापस मिलेगा। ये होता है नॉन कैशलेस। अब मेजॉरिटी ऑफ देम कैशलेस ही चल रहा है काम। ठीक है। अब हम आते हैं आयुष्मान भारत पे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। उससे पहले देखो आपको बता देता हूँ जनरल इंश्योरेंस इंडिया में स्थिति क्या है। देखो अभी हमने देख लिया कि लोअर मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 21,000 से कम है उसके लिए तो क्या हो गया? ESIC हो गया। गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम समझने वाले उनके लिए हो गया। बाकी के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या रिच लोग हैं उनको खुद की पॉलिसी भाई खुद ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस से आप खरीद सकते हो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लाया गया था। बजट 2018 में इसकी अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है।
पर फैमिली पे 5 लाख रुपए का कवरेज होगा। नंबर ऑफ फैमिली का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कितने फैमिलीज़ कवर होते हैं? लगभग इस समय 10 करोड़ फैमिलीज़ कवर्ड हो चुके हैं। अब आप कहोगे यार आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ़र्क क्या है? देखो, आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो था हॉस्पिटलाइज़ को अपग्रेड करना, जो हॉस्पिटल्स थे उनको अपग्रेड करना। दूसरा था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, लोगों को। 2 चीज़ें था इसमें, ठीक है। आप समझ में आ गया ना? आयुष्मान भारत के अंदर आता है पीएमजे योजना। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मोटो क्या था? स्वास्थ्य आपका साथ हमारा, ये इसका मोटो है। अच्छा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए मिलेगा, फ्री इंश्योरेंस है, पर ईयर मिलेगा, ठीक है, पर ईयर मिलेगा। ये ध्यान रखना आपको, आपका रिन्यू होता रहेगा, आपने चाहे खर्च कर लिया। इसमें सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होते हैं। सेकेंडरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो कवर होते हैं। साथ में टर्सरी में आईसीयू, एम्स वगैरह भी कवर होते हैं। इसमें हर एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कवर होते हैं फ्रॉम डे 1, यानी आपको पहले से कोई भी बीमारी हो वो सब कवर होगा। क्या इसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर होते हैं? इसका आंसर है नहीं। जो भी हॉस्पिटल्स का टाई अप होगा गवर्नमेंट के साथ, जिन्होंने मान लिया होगा कि हम अलाउ करेंगे, उनके साथ होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन कवर है या नहीं है। ये कवर करता है 3 दिन पहले का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा और 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी कवर करता है। कैशलेस और पेपरलेस, अभी हमने बताया था कि पेपरलेस का मतलब क्या है और कैशलेस का मतलब। पेपरलेस यानी कि सब कुछ ऑनलाइन होगा। कैशलेस का मतलब ये है कि आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देना, सब आपस में वो लोग निपट लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। पता चल गया ना? आयुष्मान भारत के अंदर 2 चीज़ें, एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर सबको इम्प्रूव करना, अपग्रेड करना, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए हमने बता दिया, गरीब लोगों के लिए है। उसके अलावा आयुष्मान योजना ना सीएपीएफ जो पर्सनल्स हैं उन सभी को कवर करता है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में ना इसी का ही एक पार्ट है पीएम सेहत करके, जो हर एक रेसिडेंट को कवर करता है। इसमें गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कवर होगा। और साथ में इस साल तो सरकार ने क्या कर दिया कि जितने भी सीनियर सिटीजन है 70+, वो सब कवर होते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, ठीक है। पीएमजे का अंतर्गत अब सब कवर होते हैं। कोई फैमिली साइज पे लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने एज के लोग भी इसमें हो सकते हैं। अब अगर किसी की फैमिली में समझो 70 साल एज वाले भी लोग हैं, 70 साल से ज़्यादा वाले, तो उनको 10 लाख का बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 10 लाख का। मतलब कैसे? इसमें क्या किया गया है कि ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को तो 5 लाख का मिल ही रहा है, लेकिन अगर आपका फैमिली में कोई 70 साल से प्लस का आदमी है तो एडिशनल 5 लाख का टॉपअप होता है। या कोई सिर्फ अकेला बुजुर्ग है जो 70 साल से प्लस का, तो उसको 5 लाख का तो मिलेगा ही। तो यानी अगर आपके परिवार में भी ना कोई 70 साल से प्लस के बुजुर्ग है, उनका आप जाके बनवा सकते हो, हाथों हाथ बन जाती है आयुष्मान कार्ड, जहाँ पे भी बन रहा हो। अच्छा, अब हम समझते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। इसको चलाता कौन है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को चलाता कौन है? तो इसको समझो, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ना एक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर क्या आती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसको देख लेते हैं एक बार हम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आती है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को ना ज़्यादा पावर दी गई है, थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा दिया गया। ये एक अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। अटैच्ड ऑफिस में ज़्यादा पावर दी जाता है, ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, ये अपने फैसले आप खुद से ले सकते हैं। इसमें एक सीई होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनका सेक्रेटरी पद का स्टेटस होता है। तो ये देखो, इसका ये रहा आपका ये देखो, सबसे पहले एक गवर्निंग बोर्ड होगा, उसके अंदर ये होंगे आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ होंगे। उसके नीचे आते हैं स्टेट हेल्थ एजेंसीज, उसके नीचे आते हैं हॉस्पिटल्स, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल। तो ये कुछ इसका हायरार्की है, ठीक। अब चलते 70+ वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया, सारे के सारे कवर होंगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी हम बता ही दिया आपको। उसके बाद समझते हैं हम फंडिंग कौन करता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है। देखो, जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, यानी स्पेशल कैटेगरी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हो गए, उसके अलावा जो अपने 2 हिमालयन हिली स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें जो है 90% का खर्चा यूनियन कंट्रीब्यूट करती है, 10% का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देती है। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, यूपी बिहार दिल्ली तो नहीं, यूपी बिहार आपका महाराष्ट्र गुजरात, ये सब जो है इसमें 60% यूनियन देती है, 40% स्टेट देती है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, उसमें 100% स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अदर स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है विद लेजिस्लेचर, दिल्ली भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और इसमें विदाउट लेजिस्लेचर वाले में जो है लद्दाख हो गया आपका ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गया, इसमें 100% आपका यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी। तो इसमें दिक्कत हो गया, पता है क्या दिक्कत हो गया? जम्मू और कश्मीर जो है
क्या थी, पहले यूनियन टेरिटरी थी विदाउट लेजिस्लेचर, तो इसमें 100% दिया जाता था। अब क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर हो गई है जम्मू कश्मीर भी, तो अब उसका में खर्चा क्या हो गया, 60-40 वाला हो गया जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है कि भाई हमको तो फिर से आप पहले जैसा ही दीजिए, 100% जो है ना खर्चा आप हमको दीजिए। तो उन सब के बारे में चर्चा सब चल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस भाई ये है कि देखो अभी भी शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उसके अलावा फंड्स की भी शॉर्टेज है, यानी जितने लोगों को इन्होंने प्रॉमिस कर दिया सारा पैसा नहीं दे पाते हैं। उसके अलावा कुछ जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो नहीं इंप्लीमेंट करते, इसको क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई जब हमको भी 40% हिस्सा देना ही है तो इसमें पीएम जन आरोग्य योजना क्यों है, ये प्रधानमंत्री का नाम क्यों है इसमें, ठीक है, ये इनका कहना है। तो मतलब बहुत सारे तरह के एक्सक्यूजेस टाइप हैं, ठीक है। अपना चलते हैं। अब देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी एक और चीज़ है, क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उन पर सरकार टैक्स लगाती है। उस टैक्स के पैसे को साथ में कुछ बिजनेसमैन से पैसा लेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे सरकार ने कहा कि हम नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे जिसमें ये जो जन आरोग्य योजना वाले लोग हैं वो आके इलाज करवा सकते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की कमी है। तो सरकार ने कहा कि हम नए ऐसे एस्पिरेशनल हॉस्पिटल्स बनाएंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक। क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। देखो ऑप्शन इसमें, देयर इज़ नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज, कोई कैप नहीं है। द स्कीम इंक्लूड प्री एंड post hospitalization expense. A defined transport allowance per hospitalization will also be paid to the beneficiaries. The scheme provides a benefit of covered 10 लाख पर फैमिली। क्या लग रहा है आपको, क्या है इसमें आंसर। देखो इसमें क्या करते हैं, हम काटते चलते हैं, 10 लाख का है नहीं, 5 लाख का। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा नहीं भाई। इंक्लूड करता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो यार ये तो बिल्कुल सही बात है। प्री और जो पहला स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज, ये वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। तो इसमें इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, ए या बी वाले में से, बताइए जल्दी से। तो यार इन दोनों में से तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हमको क्या देखना है, नॉट अ फीचर दे रखा है, तो नॉट अ फीचर में तो यार ये तो फिर सही होगा अपना, ये वाला जो आंसर है ना ये आपका होगा नॉट अ फीचर। 10 लाख वाला नहीं है, 5 लाख तक वाला है, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना होता है, नॉट है या नहीं है। अगला, आयुष्मान भारत इज़ अ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम फॉर वुमेन, एवरी सिटीजन, ओल्ड एज पीपल या पुअर और वल्नरेबल के लिए। किसके लिए आयुष्मान भारत, यार ऑफकोर्स गरीब लोगों के लिए ना, पुअर और वल्नरेबल लोगों के लिए, हर एक सिटीजन के लिए अभी ये नहीं है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन भी है एक, विच आर द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल एट ऑल पब्लिक एंड इम्पैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर फैमिली, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आर नॉट कवर्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा सबको ना, जितने भी पब्लिक और एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें, कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज आर नॉट कवर्ड, भाई कवर्ड है ना, 1 2 3 अपना क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि बी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है अपना, अभी हमको देखना है दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे जनरल इंश्योरेंस जो कि अदर देन हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सिस्टम इसका भी सेम है, किसान, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर प्रीमियम देंगे, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, कंपेंसेशन देगी अगर क्रॉप लॉस होता है उस पर, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाएगा, शेयर बॉन्ड इन सब में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। दोनों पब्लिक या प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है एलिजिबल है ये इंश्योरेंस देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उनके आपस में कुछ ऐसा कंपटीशन या लड़ाई झगड़ा न हो, इसलिए सरकार ने कहा कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेगी। समझो आप वन इंश्योरेंस कंपनी इन वन डिस्ट्रिक्ट, कुछ इस तरीके का आपका इसका सिस्टम है, ताकि आपस में उनका लड़ाई नहीं हो, क्योंकि मेन मोटिव तो क्या, किसान ले। लेकिन इसमें पता पहले क्या था, पहले सिस्टम इसमें ये था कि सबको कंपलसरी था कि किसानों को ये बाई करना, यानी कि अगर किसान को लोन चाहिए ना बैंक से, तो बैंक वाले कहते थे भाई तुम हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला हमको दिखाओ, आपने ले रखा है या नहीं ले रखा तो हम आपको नहीं देंगे लोन। लेकिन अब क्या, रिफॉर्म के बाद 2020 के बाद ये वॉलंटरी है कि भाई जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना है मत लो, ठीक है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये आती है, ठीक है। किस चीज़ से कवर है, हर एक नेचुरल कैलेमिटीज से, पेस्ट से, डिजीज से, हर चीज़ से कवर है। प्रोटेक्ट करती है बिफोर भी, ड्यूरिंग भी या आफ्टर हार्वेस्ट भी, इन सब में प्रोटेक्ट करती है। प्रीमियम कौन देता है, तो देखो प्रीमियम समझते हैं, मान के चलो 100 रुपये का प्रीमियम है इसका। तो इसका पहले सिस्टम ये था कि 2 रुपये फार्मर देगी, 49 रुपये स्टेट देगी, 49 रुपये यूनियन देगी, कुछ इस तरीके से इसका प्रीमियम देने का काम था। कुछ चेंजेस किए गए, क्या, फार्मर 2 रुपये देगा,
स्टेट गवर्नमेंट 25 से 30 सेंट्रल गवर्नमेंट 25 से 30 रुपये देगी और स्टेट गवर्नमेंट 68 से 73 रुपये देगी। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम बन गया। क्यों? केंद्र सरकार ने सोचा कि यार इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इस खर्चा को कम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा दे। ठीक है, इसमें भी एक है, खरीफ क्रॉप पे 2% देगी फार्मर, रबी क्रॉप पे 1.5% देगा फार्मर, या एनुअल कुछ ऐसा क्रॉप चल रहा है उसमें 5% का देना पड़ेगा प्रीमियम बाय फार्मर। ठीक है, तो 2020 के बाद ये फैसला लिया गया था, चेंज किया गया। लेकिन भाई क्या है, कुछ अब स्टेट खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो गलत बात है, तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे अपने राज्य में। ठीक है, तो ये सब भी चर्चा चल रही है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे 90% यूनियन देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इन सब में बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन आ गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, क्या अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। अभी बताया हमने, क्या 2% तो देना है किसी भी क्रॉप पे, किसी भी सीजन में नहीं। खरीफ क्रॉप पे अलग है, रबी क्रॉप पे अलग है। द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन। हाँ ठीक है, दूसरा वाला सही है, 2 ओनली ही अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी के बात करें तो दूसरे बहुत सारे हैं स्कीम्स, उनको भी समझ लेते हैं। ये रहा, अब हमको समझना है ये इंश्योरेंस टू बैंक। अब समझो, एक्सपोर्टर्स के लिए भी इंश्योरेंस है। मान के चलो कोई एक्सपोर्टर है जिसका काम है चाय का एक्सपोर्ट करना मिडिल ईस्ट में, ठीक है, इंडिया से, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से, ECGC से, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उसके लिए भाई उसको सीधी सी बात है कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। बदले में क्या है कि ये जो है इसको इंश्योरेंस इस बात का प्रोवाइड करेगी कि मतलब कुछ नुकसान हो जाता है तो उसका। अब समझो ये भी कंपलसरी है लेना एक्सपोर्टर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको लोन चाहिए बैंक से तो बैंक कहेगा कि तुमने क्या इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा। ले रखा है, हमको कागज़ दिखाओ तभी हम आपको लोन का अमाउंट देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि एक्सपोर्टर ने 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है बैंक से। ठीक है, उसको ये दिखाएगा कि देखो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है ECGC से। अगर किसी वजह से एक्सपोर्टर को सच में लॉस हो जाता है, यानी कि वो बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, कि लुटेरों ने लूट लिया उसका एक्सपोर्ट का माल, तो 5 लाख का नुकसान किसका हो जाएगा? एक्सपोर्टर का नहीं, उसने तो इंश्योरेंस लिया था। तो क्या बैंक का? नहीं, बल्कि ECGC का। ECGC क्या करेगी, इसका जो भी लॉस हुआ है वो बैंक को कवर करेगी। ठीक है, बैंक का जो लोन लिया था ना इसने, तो बैंक के लोन का नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ECGC करेगी। बस इतना ध्यान रखना है। इंश्योरेंस टू बैंक और एक्सपोर्टर्स NPA भी निर्विक स्कीम के तहत, क्या निर्विक स्कीम 2019 में आया था। ठीक है, ये एक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इसमें 90% का जो खर्चा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो ऑफ बैंक का वो कवर किया जाता है। ठीक है, ये काम करता है सिर्फ इसी पे कि बैंक द्वारा जो लोन लिया गया उस पर काम करेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। ये आपका आ गया अपने गाड़ी सबका। ये कहाँ से काम करता है समझो, कंपलसरी ये लेना है थर्ड पार्टी। आप कार या बाइक के ओनर हो, आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दोगे। अगर मान के चलो आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाला विक्टिम है ना, जिसको हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं, उसको कंपेंसेशन कौन देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि आपने प्रीमियम दे रखा है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को, विक्टिम को पैसा देती है, आपका पैसा नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर गलती से आपसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो ले ही रखा होगा, ये तो सीधी सी बात है, ले रखा होगा। अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस केस हो बनेगा, विक्टिम केस करेगा कि आप पे, सीधी सी बात है, आपने एक्सीडेंट किया है तो मेरे को मुआवजा चाहिए। तो मुआवजा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको, आपको नहीं देना है। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ये फिक्स है कि आपको लेना ही लेना है, ऑनर को परचेस करना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अच्छा, आप कहोगे कि यार मेरे खुद के गाड़ी का भी तो नुकसान हुआ, उसका भी तो बोनट टूट गया या बहुत सारा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसके लिए भाई आपको दूसरा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं OD, ऑन डैमेज इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें आपकी खुद की गाड़ी का चोरी हो जाए, आग से जल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो उसमें आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया OD, ऑन डैमेज इंश्योरेंस। तो आपको थर्ड पार्टी और OD दोनों इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सरकार ने ये कहा कि यार बहुत सारे लोग जो है ना ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेते हैं, या मतलब कुछ ऐसा घोटाला करते हैं, तो जो सामने वाला विक्टिम है उसको तो नहीं पैसा मिला, बेचारे का तो नुकसान भी हो गया, मतलब एक्सीडेंट भी हो गया, पैसा भी खुद देना पड़ा। तो 2024 में सरकार क्या लेके आई, फ्री ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम सब के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था चंडीगढ़ में, जिसमें 1.5 लाख रुपये पर एक्सीडेंट विक्टिम को सरकार अपनी तरफ से देगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत ये स्कीम लाया गया। ठीक है,
2019 के मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट में भी ऐसा कहा गया था सरकार करने के लिए। तो 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया है 1.5 लाख रुपए पर एनम। ठीक, अब हम समझते हैं, देखो एक टर्म है डी टैरिफिकेशन। समझो चाइना होशियार है, क्यों होशियार है समझो। अब मान के चलो अपने देश में 2,000 रुपये सबसे इंश्योरेंस लिया जा रहा है थर्ड पार्टी का, तो वो सबसे लिया जा रहा है 2,000 रुपये फिक्स अमाउंट है, ठीक है। लेकिन चाइना ने क्यों देखा कि यार कुछ जो सेफ ड्राइवर हैं, जो अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, उनको क्यों 2,000 रुपये देना पड़ेगा, उनको हम 1,500 रुपये लेंगे उनसे। जो रिस्की ड्राइवर है, जो ऐसे समझो कि बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, जो जिनको ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, उनसे हम ज़्यादा इंश्योरेंस लेंगे, 2,000 की जगह 5,000 रुपये लेंगे उनसे हम। क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं हम, डी टैरिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा भाई, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि सेफ ड्राइविंग की हैबिट को बढ़ेगी। तो अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी ऐसा सजेशन दिया कि हमको भी ये चाइनीज़ व्हीकल इंश्योरेंस जैसा जो है कुछ अपनाना चाहिए अपने देश में भी। तो इसका समझ गए, इसका जो प्रीमियम है वो बेस्ड होगा ऑन द रिस्क प्रोफाइल पे बेस्ड होगा, ठीक है, ना कि फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डी टैरिफिकेशन। अब हम समझते हैं टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल इंश्योरेंस उन लोगों के लिए समझो कि ऐसा ज़मीन है जो विवादित है, यानी कि अगर आपने सोचा कि इस ज़मीन को मैं खरीद लेता हूँ, इस पर घर बनाऊंगा, लेकिन सामने से कोई उस ज़मीन का मालिक का कोई भाई आ गया जिसने कहा कि अरे कोर्ट ने तो ये ज़मीन मेरे नाम कर रखा है, तो आपका तो पैसा गया। तो इस वजह से क्या लेके रखते हैं लोग, टाइटल इंश्योरेंस ले के रखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोर्ट कहे सामने वाले पार्टी को कि खाली करो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। मेनली ये किस में होता है, रेरा ने मतलब रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये रिक्वायर कर रखा है बिल्डर्स के लिए कि आपको ये वाला टाइप का तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। सोचो बिल्डर भी जहाँ पे भी घर वर बना के रखा होगा उसको ये इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जनता से तो उसने पैसा ले लिया घर का, अब बाद में पता चला कि उस ज़मीन पे केस वेस चल रहा है, तो जनता को तो पैसा गया, तो उसने जब टाइटल इंश्योरेंस ले रखा होगा तो उससे वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को शो करता है। किसी भी टाइटल डिस्प्यूट होता है जब मल्टीपल पर्सन जो है एक ही लैंड को क्लेम करते हैं, तो टाइटल इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यू बायर्स को इन सच लीगल डिस्प्यूट्स। अब कुछ टर्म्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस फार्मा कंपनीज़ के लिए। सोचो फार्मा कंपनीज़ क्या करती हैं, अलग अलग लोगों पे क्या एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। मान के चलो वॉलंटरी आप जो है आगे आए कि मेरे पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अब आप पे एक्सपेरिमेंट करने आपने खुद बोला था, लेकिन आपको कुछ हो जाए ना, आपको कुछ हो जाए तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरे को कंपेंसेशन दो, आप केस कर दोगे फार्मा कंपनी पे। फार्मा कंपनी कहेगी भाई आप खुद सामने से आए थे। तो इससे बचने के लिए फार्मा कंपनी सबके लिए क्या आया, क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस आया, ठीक है। एक तरह का जनरल इंश्योरेंस है, ये फार्मा कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लीगल एक्सपेंसेस या लॉ सूट। अगर कोई भी वॉलंटियर पेशेंट जो है मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो समझ गए आप, तो इसमें ये कवर होता है क्लिनिकल ट्रायल वाले में। उसके अलावा है भारत गृह रक्षा। गृह रक्षा अब समझो IRDAI ने जो है कोई भी फायर या इन सब से बचने के लिए जो है ये वाला इंश्योरेंस लॉन्च कर रखा है। इससे सिस्टम क्या होगा, प्रीमियम दोगे इंश्योरेंस कंपनी को, अगर आपके घर में आग वाग लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको अमाउंट कुछ पकड़ा देगी। ये प्रोटेक्ट करता है होम्स को, फैक्ट्रीज़ को, MSMEs वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। किसी से फायर से कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी आ जाए, राइट्स हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में राइट वाइट होने का ज़्यादा खतरा है ना, दंगा वंगा होने का, तो आप ये वाला इंश्योरेंस ले सकते हो, भारत गृह रक्षा वाला, ठीक। अपना आप समझते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी ट्रेडिशनल और पैरामेट्रिक होता है। देखो ट्रेडिशनल जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं उसमें एक्चुअल लॉस के तहत जो है कंपेंसेशन दिया जाता है, लेकिन पैरामेट्रिक में क्या होता है, मैथमेटिकली इंश्योरेंस दिया जाता है। इसका मतलब क्या, मान के चलो अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो घर है वो टूट जाए, तो अपने देश में क्या अभी ये वाला इंश्योरेंस चलता है कि आपका जो ऑफिसर है वो आएगा, आपका असेसमेंट करेगा घर का कि घर इतना टूटा है, तो उस हिसाब से वो आपको पैसा देगा। अमेरिका सब में क्या सिस्टम है, अमेरिका सब में सिस्टम ये है कि वो ये सीधे ये देखते हैं कि कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, 6 का तो 10 लाख रुपए देंगे, 7 का तो 25 लाख रुपए देंगे, तो वो सीधे मैथमेटिकली इस हिसाब से देखते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फ़ायदा भाई ट्रांसपेरेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, एक्यूरेट टाइप का होता है ये। इसमें कि तो भाई ऑफिसर के ऊपर है, घूस दोगे तो ज़्यादा आपको देगा, पैसा नहीं दोगे तो कम देगा, मतलब समझ रहे हो, इसमें फ्लॉज है, इसमें इस तरीके का फ्लॉज नहीं है इसमें। हाँ, इसमें आपको बल्कि एक तरह से ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। अब समझते हैं कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस को। कैटास्ट्रॉफिक सीधे से नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट को फ्रॉम नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर से, ठीक है, नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर से। प्रेजेंटली फार्मर्स को किससे, कौन से नेचुरल डिजास्टर से, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है। लेकिन मान के चलो उसका खुद का घर बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस समय क्या है, सरकार को अपने टैक्स पेयर के मनी से
पैसा देना पड़ेगा ना। अभी कहीं पे बाढ़-वाढ़ आ जाती है तो टैक्स पेयर के मनी से सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो सरकार ने प्रपोज़ किया कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस हम लेके आते हैं, जिसमें कि सब कुछ कवर होगा, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसानों के लिए सब कुछ कवर होगा, जिसमें वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, सरकार को पैसा देना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये अभी बात चल रहा है, प्रपोज्ड है। तो IRDAI कह रहा है कि हम कुछ स्टडी करके ऐसा कुछ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। एक है साइबर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में आता है। साइबर इंश्योरेंस नाम से पता चल रहा है कुछ साइबर रिलेटेड फ्रॉड हो जाए, फिशिंग अटैक हो जाए, थेफ्ट हो जाए, रैंसम मतलब अमाउंट माना जाए, तो ये सब कुछ ऐसा हो जाए तो हैकर हैक कर ले तो उसमें ये इंश्योरेंस कवर करता है उसको, आपको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोरोना सबके समय क्या हो गया था, तो वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया था, कंप्यूटर सबकी डिमांड बढ़ गई थी, तो ये वाला इंश्योरेंस की भी डिमांड इंक्रीज़ हो गया था अपने इंडिया में। क्वेश्चन है, इन इंडिया अंडर साइबर insurance, which of the benefit are generally covered in addition to payment for the losses of funds and other benefit? Cost of restoration of computers in case of malware disruption, cost of new computer if some miscreant willful damage if proved so, cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss of a cyber extortion, cost of defense in court of law if any third party files a suit। क्या लग रहा है, देखो सामने ही है जो भी है अपने यहाँ ना, इससे देख के आपको क्या क्या लग रहा है, आंसर देखते हैं साइबर इंश्योरेंस में। ठीक है, आपके सामने मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, समझो मेरे को कुछ नहीं पता है। पहला ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मालवेयर कुछ ऐसा अटैक हो जाता है तो क्या इसमें रिस्टोरेशन इंक्लूडेड है? तो बिल्कुल अपना पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही है ना, रिस्टोरेशन का खर्चा देगा अगर कुछ मालवेयर कुछ इस तरीके का दिक्कत हो जाता है। न्यू कंप्यूटर का कॉस्ट देगा अगर विलफुल डैमेज होता है, तो नहीं यार, विलफुल डैमेज होगा तो कौन देगा आपको पैसा। अगर तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ केस ऑफ साइबर, हाँ हाई स्पेशलाइज का भी खर्चा देगा। उसका कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ठीक है ये भी है। अपना 1, 3, 4 जो है करेक्ट हो गया, 2 वाला इनकरेक्ट है। 2 वाला इनकरेक्ट है तो भाई बाकी 3 ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक समझ लेते हैं आज के लेक्चर में, ई इंश्योरेंस को समझो। जिस तरीके से शेयर और बॉन्ड्स जो हैं वो डिजिटली डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं, वैसे ही आपने समझो बहुत अलग अलग तरह के इंश्योरेंस ले रखे हैं, उसको डिजिटली किस में आप रखोगे, ई इंश्योरेंस अकाउंट में रखोगे। ठीक है, NSDL द्वारा बनाया गया ई इंश्योरेंस अकाउंट। बेनिफिट क्या है, कस्टमर को यार कन्वीनियंस होगी, एक ही जगह उसको सारे इंश्योरेंस जितने भी परचेज कर रखे हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बाकी तरह के भी इंश्योरेंस, वो सब एक ही जगह पर उसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपना पिलर ये जो डी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पिलर 1 जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ही नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा, पिलर 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए आप सभी। ठीक, कुछ भी हो, सजेशन देना हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, संकल्प पथा IAS। इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लास्ट तक आप में से मुझको पता है बहुत से कम लोग पहुंचे होंगे, लेकिन जो पहुंचे हैं गाइस, आप बिल्कुल एग्ज़ाम को निकालोगे, शिद्दत से लगे रहो। ठीक है, हम मेरी तरफ से जो भी कुछ होगा मैं 100% कोशिश करवाऊँगा कि एग्ज़ाम निकले, उसके लिए हर एक MCQ वगैरह सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, टाइम है लेकिन कम टाइम है, हमको अच्छे से उसको यूज़ करना है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।